Yes, ma'am. This is importance and application of standard and calibration topic. हाँ जी, स्टैंडर्ड क्या होता है अनुराग शर्मा? मैम किसी चीज का स्टैंड होता है, कोई पोजीशन, फाइनल पोजीशन होती है किसी चीज की। उसको स्टैंडर्ड मेरे बोलते हैं। हिसाब से तो यही है। ओके, करणप्रीत के हिसाब से क्या है? मैम जैसे एसआई के स्टैंडर्ड से जो मीटर का अलग स्टैंडर्ड है, हाँ जो मैम पहले से बने हुए हैं कि बेसिक यही है उनके। हाँ। स्टैंडर्ड बेटा अनुराग, आप ईआईएम पढ़ रहे हो, मेजरमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हो, उसमें आप स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंड लेना होगा। हम्म। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। जैसे आप एसआई यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जैसे किलोग्राम है। किलोग्राम क्या है? एक मेजरमेंट यूनिट है। एक यूनिट डिफाइन किया हुआ है हमने कि वेट को जब भी हमने मेजर करना है तो वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में आएगा। तो ये क्या है? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने फिजिकल बता दिया कि जो वेट है उसका स्टैंडर्ड क्या बनाया हमने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसका स्टैंडर्ड क्या है? ग्राम या किलोग्राम। क्लियर? अ नोन एक्यूरेट मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टर्म एज स्टैंडर्ड। जिसका आपको पता है कि एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास एक चीज है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने उसको मेजर करना है एक्यूरेटली, तो मैं किसके साथ उसको मेजर करूंगी? स्टैंडर्ड के साथ। जैसे स्केल है, स्केल के ऊपर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इतना ही दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर जितना भी डिफाइन किया है वो हमारा स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के साथ हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जिससे कि हमारी आउटपुट आती है। ठीक है? अनुराग शर्मा, आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड क्या है? यस मैम। They are used for the purpose of obtaining the values of physical property of other equipment by comparison method. ये हम क्यों यूज करते हैं स्टैंडर्ड को? स्टैंडर्ड को हम किसी भी चीज को कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज हमें पता है कि 1 मीटर का एक स्केल है मेरे पास। अब अगर मैंने कपड़े को मेजर करना है तो वो 1 मीटर के स्केल को मैं उस कपड़े के साथ कंपेयर करूंगी, और जितना 1 मीटर तक होगा वहां तक मैं उस कपड़े को काट दूंगी। दैट मीन्स वो कपड़ा कितना हो गया? 1 मीटर तक। और हमें कैसे पता लगा? क्योंकि 1 मीटर का एक स्केल था जिसको मैंने स्टैंडर्ड माना, और जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मैंने उसके साथ कंपेयर किया, और जब वो इक्वल हो गया तो मैंने उसको वहां पे रोक दिया। दैट मीन्स कि अब मेरा 1 मीटर कपड़ा कट गया। तो हमने बेसिकली करा क्या? कंपैरिजन मेथड से हमने स्टैंडर्ड और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को आपस में कंपेयर किया, और जब वो इक्वल हो जाते हैं दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है वो इतनी ही है। बुक की मैंने लेंथ ब्रेथ मेजर करनी है, उसके लिए सपोज मेरे पास स्केल है। अब वो स्केल के साथ जब मैंने बुक को मेजर किया तो मेरी बुक जो है वो सपोज 5 सेंटीमीटर की आई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की बुक आई, तो मुझे कैसे पता लगा कि जो स्केल पे 5 सेंटीमीटर है, बुक की जो कंपैरिजन हमने किया कि बुक की लेंथ को अगर हम स्केल के साथ कंपेयर करते हैं तो जो स्केल पे 5 सेंटीमीटर है वहां तक मार्क आ रहा है हमारी बुक की लेंथ का। तो बेसिकली हमने क्या किया? बुक की लेंथ को कंपेयर किया स्केल के साथ। स्केल क्या है? एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वो चीज होती है जो हमें पता है कि एक्यूरेट है। जो 5 सेंटीमीटर स्केल पे बना है वो उतना ही है 5 सेंटीमीटर। वो एक स्टैंडर्ड हमारा ऑलरेडी स्केल के ऊपर बना हुआ है कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से स्केल है। तो अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है और आपकी बुक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है कंपैरिजन मेथड के बाद, दैट मीन्स कि आपकी बुक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। किसी भी चीज को मेजर करना होता है, वाटर को मेजर करना होता है तो उसके लिए आप लीटर्स में मेजर करते हो। तो आपको कैसे पता कि वाटर को लीटर में ही मेजर करना है? क्योंकि लिक्विड क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो लीटर है। ठीक है, और 1 लीटर का भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इतना जो है ये 1 लीटर होता है।
वो कैसे पता है आपको? क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, कुछ मेजरमेंट होते हैं स्टैंडर्ड के, जिन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को बनाया है, जिन्होंने बताया कि 1 लीटर इतना ही होगा, 1 मीटर इतना ही होगा, 1 इंच इतना ही होगा। वो सब कैसे पता लगा? उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की काफी तरह की टाइप्स हैं, जिन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को बनाया है। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। अब ये सारे मैम स्टैंडर्ड्स जो हैं, हाँ जी, मैम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट। हाँ, स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट। स्टैंडर्ड के बिना आप उसको मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड है क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब किसी चीज को मेजर कर रहे हो, उसके लिए आपको देखना है कि लिक्विड है तो लीटर यूज होगा, वेट है तो किलोग्राम्स या ग्राम्स यूज होगा, अगर हमने लेंथ ब्रेड चेक करनी है तो इंचेस में होगी या सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, जब डिस्टेंस मेजर करना है तब किलोमीटर्स में होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स ही है ना, हमें तभी पता है कि कौन सी चीज को हमने कैसे मेजर करना है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड बनाए किसने? हमें कैसे पता है कि स्टैंडर्ड सही है कि नहीं सही? बनाए किसने हैं ये स्टैंडर्ड्स? सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। International standards are defined by international agreement, and they represent the units of measurement which are closest to the possible accuracy attainable with present day technology and scientific methods. International standard वो standards हैं, या international standard को हम कैसे define करते हैं? ये एक ऐसा international agreement है जिसमें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बताते हैं कि जो ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये एक्यूरेसी के बहुत पास है। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसकी एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के बहुत पास है, और वो कैसे बना स्टैंडर्ड? आज की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके। दे आर मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये इसको कौन मेंटेन करता है? हाँ जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कौन करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी यूजर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन और कैलिब्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमने कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड को किसी और चीज के साथ, या स्टैंडर्ड को ही हमने कैलिब्रेट करना है, या हमने स्टैंडर्ड का पता करना है कि जो स्टैंडर्ड बना है वो ठीक है कि नहीं, तो ऑर्डिनरी यूजर, हम लोग क्या है? ऑर्डिनरी यूजर है। हम लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई भी चीजों को कंपेयर या फिर उसमें कोई छेड़छाड़ करें, क्योंकि ये मेंटेन कौन कर रहा है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पता करे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेसी के कितने पास है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ बनाए गए हैं, और मेंटेन कौन कर रहा है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। और इनका मेन काम क्या है? इन्होंने देखना है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हैं वो एक्यूरेसी के कितने पास हैं, और अगर इन केस वो एक्यूरेसी के पास नहीं है तो उसको एक्यूरेट करना भी इनका ही काम है। जो ऑर्डिनरी यूजर हैं जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम उन स्टैंडर्ड्स के साथ कोई भी चीज को चेंज कर सके, या अगर स्टैंडर्ड ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक कर सके। अब सपोज आपके पास एक 1 मीटर का स्केल है, आपको पता लग रहा है कि 1 मीटर प्रॉपर नहीं है, ये स्केल प्रॉपर नहीं बना हुआ, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उस स्केल को ठीक कर लो। वो अथॉरिटी किसकी है? मेंटेनेंस किसकी है? वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर की। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स।
दीज आर मेंटेन्ड बाय नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर करता था उसको मेंटेन, लेकिन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसको नेशनल लेवल पे मेंटेन किया जाता है। उसको कौन मेंटेन करता है? नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। The National Bureau of Standards in Washington is responsible for maintenance of primary standard in North America। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो उसको नॉर्थ अमेरिका के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने का काम किसका है? नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि वाशिंगटन में है। ऐसे ही इंडिया की जो होएगी, अगर इंडिया के स्टैंडर्ड्स को, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हमने मेंटेन करना है तो वो कौन करेगा? वो इंडिया की एक नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड होएगा। इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नेशनल लेवल पे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। These standards are absolute standard of high accuracy that can be used at ultimate reference standard। ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं ये बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ बनते हैं ताकि इन स्टैंडर्ड्स को हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकें किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, these are not available for use outside the national laboratories and the main function of primary standard is the verification and calibration of secondary standard। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये नेशनल लेबोरेटरीज के बाहर यूज नहीं हो सकते। इनका मेन फंक्शन क्या है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। सेकेंडरी स्टैंडर्ड हुआ जो दूसरा स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे मेरे पास एक स्केल है, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब जैसे मैंने बुक है, अब मैंने सपोज अगर 10 बुक्स बनानी है जिसकी मैंने लेंथ रखनी है 5x7, तो वो 5x7 को मैं स्केल के साथ मेजर करती जाऊंगी और अपनी बुक का स्टैंडर्ड बनाती जाऊंगी। तो बुक क्या हो गई? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और उसको कंपेयर किसके साथ किया? स्केल के साथ। स्केल क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्लियर? ये नेशनल लेवल पे होते हैं। अब ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल का डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स का मतलब अगर आप इंडिया में हो तो भी 1 लीटर उतना ही है, अगर आप अमेरिका में चले जाओ तब भी 1 लीटर उतना ही है, अगर आप कनाडा चले जाओ तब भी 1 लीटर उतना ही है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो सेम होगा। नेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हर कंट्री के हिसाब से होगा। सपोज इंडिया में 1 मीटर जो है उसको, सपोज इंडिया में यू कैन से 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम मानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ वहाँ 1000.10 को 1 मीटर मांगते हैं, 1 किलोग्राम मानते हैं। सिमिलरली कनाडा चले जाओ वहाँ कुछ और मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेशनल स्टैंडर्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड पे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो नेशनल लेवल पे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। These standards are used in industrial measurement laboratories। ये स्टैंडर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में जब भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय पर्टिकुलर इन्वॉल्व इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। दीज आर जनरली सेंट टू द नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज ऑन पीरियोडिकल बेसिस फॉर कैलिब्रेशन अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब सपोज मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है, उस इंडस्ट्री में मैंने इन केस कोई, यू कैन से कि मैंने उस इंडस्ट्री में एसी बनाना शुरू करा। ठीक है, अब वो एसी जब मैं बना रही हूँ तो उसका मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि इस एसी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यही होनी चाहिए। मतलब इस एसी में इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो इतनी होनी चाहिए, आउटर के इसकी इनर में इसका जो रिले सर्किट है वो ये वाला लगा होना चाहिए, जो आईसी यूज होनी है वो ये नंबर की होनी चाहिए, जो प्रोसेसर यूज होना है या कंट्रोलर यूज होना है वो इस नंबर का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बता दिया कि इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इस स्टैंडर्ड के बनेंगे। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने देखना है कि हर एसी जो उसकी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस उसने डिफाइन की थी वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही। अब कई बार क्या होता है वो सेम स्टैंडर्ड की चीज वहां नहीं लगी, तो वो क्या करते हैं, वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होता है जहाँ पे वो चेक करते हैं कि जो एसी तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उस एसी को वो डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं या उसको वेस्टेज में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये उनका काम है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। और क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है, वो इंडस्ट्री का काम है कि उसने वहां पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, जो भी चीज बन रही है उसको एज पर स्टैंडर्ड बनाना है।
अब उस केस में क्या होता है, कई बारी जो उनके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसको वो नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में भेजते हैं, ताकि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसके साथ उसको कंपेयर कर सकें। सपोज उसने बोला कि मेरे पास जो हिटाची का एसी है ना, वो हिटाची का एसी जो हिटाची की कंपनी है, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे, उसके साथ उसने कंपेयर करना है अपनी बनाई इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, कि जो हिटाची की कंपनी वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो मेरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, अगर मेरे को भी हिटाची की ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो वो आपस में सेम है या नहीं। तो वो अपनी सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है अपनी इंडस्ट्री में जो उसके बन रहे हैं उसको कंपेयर करेगा प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ जो कि नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन करके देखेगा कि ये सेम प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। ये सिर्फ एसी की एग्जांपल है, और भी बहुत सारे। सपोज आप पेन नहीं बना रहे हो, एक पेन में भी आप इंक डालते हो, तो उसमें एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि इस पेन की जो यू कैन से एक्सिस है वो इतना होगा, इस पेन पे रबड़ इतनी चढ़ेगी, इस पेन की लेंथ ब्रेड्थ इतनी होएगी, इसमें इंक इतनी डलेगी। तो वो एक स्टैंडर्ड आपने शो कर दिया कि जितने भी पेन उस फैक्ट्री के अंदर बनेंगे वो सब उसी स्टैंडर्ड के बनेंगे। ठीक है, तो वो कैसे सेट किया वो आपकी इंडस्ट्री का काम है। उसने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बना रहा है वो सारे, और उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर एक प्राइमरी स्टैंडर्ड उसका नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में एक वैसा पेन बना है जिसको टारगेट रख के उसने अपने पेन्स बनाए हैं, तो वो कई बार अपने पेन को उस पेन के साथ कंपेयर करेगा कि मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल जो है ब्यूरो, वेट एंड ब्यूरो वाली कंपनी जो है, यू कैन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड में नेशनल लेवल पे वो मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में इंडस्ट्री खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स में कोई डाउट है बेटा? लास्ट वाला स्टैंडर्ड करते, दैट इज वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, दीज आर द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ मेजरमेंट लेबोरेटरी। These are used to check and calibrate general laboratory instrument for accuracy and performance. That is to perform comparison measurement in industrial application. वर्किंग स्टैंडर्ड में हम अपने ही प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में बन रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो आपस में सेम है कि नहीं, उनके आपस में एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस सेम है कि नहीं। ठीक है, एक वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं, कैलिब्रेट। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? दोनों का कोलैबोरेशन, दो चीजों का। नहीं बेटा, देखो अभी तक हमने बात करी स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वो आपको क्लियर है? स्टैंडर्ड वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नहीं। उसके बाद कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन क्या होता है? अब मैं बोल रही हूँ कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था 1 लीटर का, और वो 1 लीटर इतना ही है। सपोज मेरे स्टैंडर्ड में ही अगर कोई गड़बड़ आ गई, मेरा स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं बना, तो फिर क्या होगा? जितने भी मैंने उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जब मैं स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगी तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी खराब बने, दैट मीन्स। तो स्टैंडर्ड का ठीक होना बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्ड को ठीक करने को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं। जैसे नेशनल स्टैंडर्ड को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे, और अगर उसमें हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो उसको वो दोबारा से ठीक करके उस स्टैंडर्ड को प्रॉपर एक्यूरेट करेगा। मतलब जब हम स्टैंडर्ड को बना रहे हैं तो उसको बनाते टाइम भी हमें उसको चेक करना पड़ता है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड बना रहे हैं मतलब जैसे आप स्केल मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब स्केल क्या है, हम स्टैंडर्ड लेते हैं ना उसको मेजर करने के लिए, स्केल को। अब जब आप स्केल को बना रहे हो तो वो स्केल भी तो आपको देखना है कि आपका स्केल जो है वो एक्यूरेट बना है कि नहीं बना। जो आपका स्टैंडर्ड स्केल, जैसे 1 मीटर कपड़े की बात मैंने करी थी, 1 मीटर का जो स्केल है, अगर आपका वही स्केल खराब होगा तो जो कपड़ा आप काट रहे हो वो 1 मीटर का नहीं कटेगा, क्योंकि आपका स्केल ही खराब था, तो आपका स्टैंडर्ड ही खराब था। तो वो स्टैंडर्ड को भी चेक करना जरूरी है कि हमारा जो स्टैंडर्ड बना है वो ठीक है कि नहीं। अगर उसको चेक करो उसके बाद उसको कैलिब्रेट करो। कैलिब्रेट मतलब ठीक करो। कैलिब्रेशन देखो क्या होता है। कैलिब्रेशन इज सिंपली द कंपैरिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ नोन एक्यूरेसी। कैलिब्रेशन क्या होता है?
अब अगर हम नॉर्मली भी बात करते हैं, सपोज जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड को ही ठीक करने को हम कैलिब्रेशन कहते हैं, किसी भी चीज को ठीक करने को। जैसे मेरे पास एक पेन था, ठीक है, उसकी मैंने पेन की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री है, वो पेन को मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। वो पेन जब 10 पेन बन गए तो वो ठीक बने, जब वो 11th पेन मैन्युफैक्चर हुआ तो उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी कोई स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो 11th पेन बना ना वो सेम नहीं बना जैसे कि पहले 10 बने थे। तो अब मैंने क्या किया, पहले वाले पेन की स्पेसिफिकेशन को मैंने 11th वाले पेन के साथ कंपेयर किया, और उसके कंपैरिजन में मुझे पता लगा कि अब जो पेन बन रहा है उसमें इंक कम डल रही है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जो मैं स्टैंडर्ड बना रही हूँ वो स्टैंडर्ड मेरे पहले वाले स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, या रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। मैंने फर्स्ट पेन को एज अ रेफरेंस मान लिया, 11th पेन को मैं कंपेयर कर रही हूँ फर्स्ट वाले पेन के साथ। जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे उसमें लगा कि ये जो 11th वाला पेन है ये फर्स्ट वाले पेन के जैसा नहीं बन रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को देखने के बाद मैंने मशीन की स्पेसिफिकेशंस को ठीक किया दोबारा से। वो ठीक करना मतलब कैलिब्रेट किया उसको। ठीक है, और जब वो कैलिब्रेट हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद से जो पेन बनने शुरू हुए वो सेम वैसे ही बनने शुरू हुए जो पहले 10 बने थे। ठीक है, तो ये अब लाइन पढ़ो जरा ध्यान से। कैलिब्रेशन इज सिंपली द कंपैरिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ जब कंपेयर किया, उसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। आपको पता है कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो एक्यूरेट है, उसके साथ आपने अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर किया, और जब हमने उसको कंपैरिजन करके उसको ठीक किया उसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने 2 सीआरओ बनाए हैं, मेरे पास 2 सीआरओ आए हैं। सीआरओ समझ रहे हो, देखे हुए हैं सबने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? यस मैम। हाँ, तो मेरे पास 2 सीआरओ हैं। अब एक सीआरओ पे जब मैं 1000 किलो हर्ट्ज की वेव शेप आपकी देख बात रही हूँ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? जब मैंने 2 सीआरओ खरीदे, एक सीआरओ पे मैंने 1 किलो हर्ट्ज पे वेव शेप देखी, तो वो सपोज 4 ब्लॉक को कवर कर रहा है, वो जो वेव शेप है वो 4 वोल्टेज की है। दूसरे सीआरओ पे भी मैंने 1 किलो हर्ट्ज की वेव शेप को नोटिस किया, तो उस पे वो आ रहा है 1 किलो हर्ट्ज की जो वेव शेप है वो 3 वोल्ट की आ रही है। दैट मीन्स कि दोनों में गड़बड़ आ गई, दोनों की वैल्यू चेंज आ रही है। अब जो पहले वाला सीआरओ है मुझे पता है कि वो 100% ठीक है, तो मैंने उसको एज अ रेफरेंस मान लिया, और उस रेफरेंस के साथ मैंने सेकंड वाले सीआरओ को देखा कि अब इसमें देखती हूँ कि इसके रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ गई है या इसके कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम आ गई है, इस सीआरओ में कोई तो गड़बड़ है। फिर उस सीआरओ को खोल के मैंने पहले वाले सीआरओ के साथ उसको कंपेयर किया, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक कंपोनेंट खराब हो गया। उस कंपोनेंट को मैंने ठीक किया, चेंज किया, उसके बाद मैंने देखा तो फिर से वो 1 किलो हर्ट्ज की जो वैल्यू थी वो 4 वोल्ट की आनी शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, अपने सीआरओ को एक रेफरेंस सीआरओ के साथ कंपेयर किया, फिर कंपेयर करने के बाद उसको कैलिब्रेट किया, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशंस को सेम किया जैसे कि पहले वाले की थी। फिर जो बना उसको हम बोलेंगे कि ये कैलिब्रेटेड सीआरओ है, मतलब इसकी सारी चीजें स्टैंडर्ड वाले रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ मैच करती हैं। समझ आई बात? एक सिंपल, आपके पास अगर आईफोन होगा ना, तो आईफोन में एक कंपस होती है। वो कंपस जब आप देखते हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये पोल्स बताती है वो कंपस। तो वो कंपस को जब आप ग्राउंड पे रखते हो या किसी फ्लैट लेवल पे रखते हो, अगर तो वो फ्लैट लेवल आपका बिल्कुल बैलेंस्ड है तो फिर तो वो कंपस 0 पे आके टिक जाती है। अगर आपका फ्लैट लेवल जो है वो पूरा बैलेंस नहीं है, तो आपकी जो कंपस है वो 0 पे आके नहीं टिकती। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, वो अपनी जो उसकी 0 है उसको मैच कर रहा है वो फ्लैट सरफेस के साथ। जब तक फ्लैट सरफेस उसको नहीं मिलेगा वो 0 नहीं होगा। तो हमारा कंपस वहां पे एक रेफरेंस है, फ्लैट सरफेस हमारा एक, कंपस हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो फ्लैट सरफेस है वो हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सपोज। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने कंपेयर किया उस कंपस के साथ, जब जाके वो बैलेंस फ्लैट उसको मिला तभी कंपस 0 शो करेगा, मतलब वो कैलिब्रेट हो गया। वहां पे वर्ड भी लिखा आता है कैलिब्रेटेड।
कैलिब्रेशन का मतलब समझ में आया है? Okay. In addition to this, determination and reporting of deviation from nominal may also include adjustment to minimize the error. उन्होंने बोला इसके अलावा जब हम देखते हैं अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके, तो हमें पता लगता है कि हमारा जो वैल्यू है वो नॉर्मल से डेविएट करी हुई है, मतलब नॉर्मल से चेंज हुई हुई है, और फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं ताकि जो एरर आ रहा है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। मतलब हमने अपने स्टैंडर्ड को जब रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, या अपने किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, और अगर वो सेम नहीं है दैट मीन्स उसमें एरर है, फिर हमने उसको एडजस्ट किया, उसको सेम किया और एरर को मिनिमाइज किया। So properly calibrated instrument provides confidence that the company products and services meet customer specification all over the world. हम कैलिब्रेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमें श्योरिटी देता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी है, और जो हमारी क्वालिटी है वो कस्टमर उसको पसंद करेगा, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड के साथ मैच करती है। अब आप ब्रांडेड कपड़े लेने जाते हो, ब्रांडेड आप क्यों लेने जाते हो? क्योंकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि जो ब्रांडेड कपड़ा है उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। अब जो सपोज मैं नाइकी के शूज लेने गई थी, नाइकी के शूज मेरे पास जो है वो 15,000 के हैं, और मुझे श्योर है कि उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, कॉन्फिडेंट है मुझे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब अगर नाइकी को कोई फर्स्ट कॉपी बना रहा है, तो वो क्या करता है? वो सेम वैसा ही शूज बनाने की कोशिश करता है जैसा नाइकी कंपनी ने बनाया था। तो वो क्या करता है? अपने शूज को कैलिब्रेट करता है नाइकी के शूज के साथ। नाइकी का शूज हो गया रेफरेंस स्टैंडर्ड, अपना जो उसने शूज मैन्युफैक्चर किया उसने उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया। अगर उसको लगता है कि कंपैरिजन करने पे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरा जो शू है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो प्रॉपर वैसा नहीं है जैसा नाइकी का रेफरेंस शू था, तो उसने क्या करना है? अपने शू की जौन सी भी प्रॉब्लम्स थी, वो जो नेक्स्ट शू बनाया उसने उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स हटा दी। अब जो उसका प्रोडक्ट है वो सेम वैसा ही है जैसा नाइकी का ओरिजिनल प्रोडक्ट था। तो उसने क्या किया? वहां पे अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर लिया रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ, और अगर उसमें कोई एरर था उसको रिमूव कर दिया। दैट मीन्स अब जो उसका प्रोडक्ट है वो कैलिब्रेटेड प्रोडक्ट है, और उसको श्योरिटी है कि कस्टमर को पता नहीं लगेगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है ये फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल नाइकी है। समझ में आई अब? यस। ओके, इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। देखो अभी तक हम कर क्या रहे थे? जब से हमने EIM शुरू करी है, हम क्या बोलते थे कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं या स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, अगर उसमें कंपैरिजन करने में वैल्यू ठीक नहीं है तो हम बोलते हैं वो प्रोडक्ट एक्यूरेट नहीं है। अभी तक यही था ना? अब कैलिब्रेशन में क्या है? जब वो एक्यूरेट नहीं है तो हमने उसको एडजस्ट करके जब एक्यूरेट कर दिया, दैट मीन्स वो कैलिब्रेट हो गया। एरर को रिमूव कर देना इज द कैलिब्रेशन। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये पेपर में आता है 5 मार्क्स में, इसको मार्क कर लो एज इम्पोर्टेंट। आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी मैं ये क्वेश्चन जरूर डालूंगी। रिपीट करना कौन सा क्वेश्चन? और वॉइस आप आनी इम्पोर्टेंस बंद होगी थी। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन। ओके। अब बताओ इस स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन वाले टॉपिक में किसी को हल्का सा कोई भी डाउट है तो बताओ बेटा। मनजोत सिंह। मैंने वीडियो डाली हुई है आपने यूट्यूब? हाँ जी डाली हुई है बेटे। ओके। मनजोत सिंह, अभिषेक भाटिया, कोई डाउट? यस। नो मैम। शिवम सोनी, नो मैम, कोई डाउट नहीं। करणप्रीत, नो मैम अभी तो। जगमीत सिंह, जगमीत सिंह, अनुराग शर्मा, कोई डाउट है? नो मैम। साहिल ठाकुर, साहिल ठाकुर,
मैम साहिल को ना एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही आपकी। क्यों नहीं आ रही? मैम पता नहीं उसने क्लिक नहीं किया होगा जैसे हम करते हैं स्टार्टिंग पर। ओके, उसका और मैसेज दूसरी चलो कितनी बार उसको आया मैम, बोलना मैंने ये उसको बताया भी पर उसको समझ नहीं लग रहा है कुछ। कोई ना, इस लेक्चर के बाद उसको एक बार क्लियर कर दो और उसको बोलो कि मैं वीडियो शेयर करूंगी, इसको दोबारा देख ले। आपको पूरे फर्स्ट चैप्टर में कोई भी मैम डाउट? हाँ जी, मैम ये बुक देखना यही है। ईगल्स की। वैसे तो मैंने बेटा आपको आईपीएच भी बोली हुई है, ये वाली दिख रही है आपको? मैम वो मिली नहीं यस है। मैम। क्यों नहीं मिली? वो कहते बंद होगी या बननी बननी बंद होगी या वो वाली बुक। पुरानी ले लो, सेकेंड हैंड ले यस लो। मैम, कई बुक मोस्टली बुक्स सारी ऐसे ही वो कह रहे हैं। बेटा किसी और मैम शॉप से पुरानी पता भी नहीं मिलती। है। मैम कॉलेज के बाहर ही पता किया, वो नहीं, कहते कॉलेज के अभी नहीं बाहर से है आज। नहीं, कॉलेज के बाहर वालों ने मंगवाई नहीं हुई पूरी बुक्स। आप माहिरा गेट से पता करो, हम ना हीरा गेट भी गए थे, वहाँ पर भी नहीं है। वहां पे जो वो कहते मंगवानी पड़ेगी। हाँ उनको बोलो मंगवा दो। ईगल से बेटर ओके मैम। बेटा ये है आईपीएच। जो भी मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं वो मोस्टली मेरी इसी बुक से बनी हुई है, आईपीएच से। आईपीएच में मैंने अपने टाइम पे भी आईपीएच ही पढ़ी हुई है, डिप्लोमा के टाइम पे। ठीक है, तो आईपीएच इज अ इजी लैंग्वेज है इसमें, इट्स गुड बुक। अदरवाइज आप ईगल्स भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अपनी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ईगल्स भी ठीक है, उसमें भी दिया हुआ है सब कुछ। जिसको नहीं मिलेगी वो ईगल्स भी ले सकता है। हाँ जी, अब इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ईआईएम का। पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है तो कल आपने कॉलेज आना है, परसों आपने कॉलेज आना है, यू कैन आस्क मी। कल आपका टेस्ट है पूरे इस चैप्टर का, मैं आपको ग्रुप में भी डाल देती हूँ। इस पूरे चैप्टर का आपका टेस्ट है, तो आपने प्रिपेयर होके आना है। ये टेस्ट के मार्क्स आपके असेसमेंट में ऐड अप होंगे और इसी से मुझे पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितने पानी में है, कितना इंटेलिजेंट है और कितना नहीं।